नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हमने अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका को लगभग यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। सारे चैप्टर्स हमने पढ़ लिए हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी चैप्टर में आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई भी चैप्टर ऐसा है जो समझ में ना आया हो, कोई कविता ऐसी है जो ना समझ में आई हो, रिवाइज करवाना चाहते हैं, तो जरूर अपने डाउट्स, अपनी प्रॉब्लम्स हमसे शेयर करें। आज हम ले रहे हैं यहाँ पर आपकी कृतिका पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर 3 पाठ 3, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। इस पाठ के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी। ये पाठ यहाँ पर एक एकांकी के तौर पर लिखा गया है। एकांकी क्या होती है? एकांकी होती है एक उपन्यास का एक पाठ। तो यहाँ पर देखिए, एकांकी का अर्थ नाटक भी होता है। तो इसको एक प्ले के रूप में, एक नाटक के रूप में आप अपने स्कूल में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही जो यहाँ पर एक समस्या समाज में है, गंभीर समस्या की बेटी के विवाह की, वो उस समस्या पर आधारित ये पूरा चैप्टर है। और इसमें बहुत पूरी तरह से पूरे पात्र हैं, उनके डायलॉग्स हैं और सारी चीजें यहाँ पर दिखाई गई है। तो किस किस तरह से यहाँ पर पर्दा उठता है और नए नए पात्र आते हैं, अलग अलग तरह की घटनाएं यहाँ पर घटती हैं, वो सारी इस एकांकी में, एक नाटक, इस नाटक में यहाँ पर बताए गए हैं। और देखिए, यहाँ पर चैप्टर का जो नाम है वो है रीढ़ की हड्डी। तो यहाँ पर जो समस्या है इस पूरे एकांकी की, इस पूरे नाटक की, कि इसमें जो विषय लिया गया है वो है बेटी की शादी। यानी कि बेटी की शादी के लिए उस समय पर ये समस्या थी कि ज्यादा पढ़ी लिखी जो लड़कियां होती थी उनको लोग अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये ज्यादा पढ़ी लिखी है तो ये घर का काम उतनी ज्यादा रुचि से नहीं कर पाएंगी और बड़े बुजुर्गों की सेवा में उतना ध्यान नहीं देंगी, घर से बाहर जाने की इनकी चेष्टा ज्यादा होगी, घर पर रहने की कम होगी। तो इस तरह से लोग उस समय चाहते थे कि अगर उनकी बहू जो है वो कम पढ़ी लिखी हो तो ज्यादा अच्छा है। तो वही प्रॉब्लम, वही समस्या यहाँ पर दर्शाई गई है। किस तरह से आप देखिए, बहुत ही एक तरह से बहुत ही अच्छी ये एकांकी है। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसको आप एक प्ले के तौर पर, एक नाटक के तौर पर स्कूल में भी प्ले कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। पहले हम जो चीजें हैं, इस पाठ से संबंधित जो बातें हैं वो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो देखिए, लेखक है इस पाठ के सुप्रसिद्ध नाटककार, सुपरिचित नाटककार जगदीश चंद्र माथुर जी ने इस पाठ को लिखा है। जगदीश चंद्र माथुर जी इस पाठ के लेखक हैं। इनका जन्म खुर्जा, जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था, और शिक्षा इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ली थी। और इन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़ी बहुत सारी एकांकियां अपनी लिखी थी। यानी कि बहुत सारे उपन्यास लिखे थे जिनमें एकांकियां काफी सारी लिखी थी, और जो ज्यादातर जो एकांकियां थी वो सारी सामाजिक समस्याओं से जुड़ी हुई थी। तो देखिए, बेटी का विवाह जो ये समस्या है, ये भी एक सामाजिक मुद्दा ही है। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पर अपने जो लेख हैं वो लिखे। तो कुछ जरूरी बातें हमने इनके बारे में पढ़ी। तो देखिए, यहाँ पर जो ये एकांकी है, ये जो नाटक यहाँ पर दिया गया है, इसमें इस नाटक के माध्यम से यहाँ पर लेखक ने बताया है कि समाज में स्त्रियों के प्रति जो व्याप्त रूढ़िवादी है, रूढ़िवादी जो मानसिकता है, रूढ़िवादी मानसिकता क्या होती है? रूढ़िवादी का अर्थ होता है जो काफी समय से, काफी पुराने समय से जो मानसिकता, जो सोच चली आ रही है, उसके बारे में यहाँ पर कहा है कि स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर यहाँ पर उन्होंने करारा प्रहार करते हुए स्त्रियों की शिक्षा और उससे उत्पन्न उनमें जो आत्मविश्वास है और साहस है, उसको साफ तरीके से दिखाया है उन्होंने इस एकांकी के तौर पर। यानी कि किस तरह से
शिक्षा मनुष्य के अंदर, खास तौर पर स्त्रियों के अंदर कितना आत्मविश्वास और कितना साहस जगा देती है कि वो अपने जीवन को बिना किसी पर डिपेंड हुए, बिना किसी पर निर्भर हुए आसानी से जी सकती हैं। तो देखिए काफी सारी चीजें इस पाठ में हमें बताई है। इस पाठ की विषय वस्तु यहाँ पर है कि जो राम स्वरूप जी हैं उन्हें उन्हें और उनकी पत्नी को ये चिंता होने लगी कि उनकी जो बेटी है वो ना तो पाउडर लगाती है और ना ही शादी करने के लिए तैयार है, क्योंकि जो लड़के के पिता हैं वो अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते हैं। और इस तरह से यहाँ पर जो पात्र हैं, अलग अलग तरह के पात्र बनाए गए हैं। एक राम स्वरूप जी हैं, उनकी पत्नी है, उनकी बेटी है, और उसके बाद जो लड़का है उसके पिताजी है यानी कि गोपाल प्रसाद व शंकर जो है उनका आगमन होता है, हंसी मजाक होती है, लड़की की खूबसूरती और पढ़ाई के बारे में विचार होता है। और अब गोपाल प्रसाद जी सुंदर लेकिन मैट्रिक पास लड़की चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लड़की सुंदर होनी चाहिए लेकिन केवल और केवल मैट्रिक पास होना चाहिए, यानी कि घर के कामों के जो छोटे मोटे हिसाब किताब है केवल वो कर सके, इतनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। उमा से पूछताछ की जाती है कि वो क्या सिलाई कढ़ाई बुनाई में दक्ष है, और उसके बाद बहुत सारी चीजें यहाँ पर होती हैं कि जो शंकर होता है उसके बारे में बहुत सारी बातें पता चलती हैं। तो इस तरह से हमने इस पाठ में बहुत सारी चीजें पढ़नी हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको कहा, इस पाठ के मुख्य जो शिक्षण बिंदु हैं, पाठ के मुख्य शिक्षण बिंदु है कि कुप्रथाओं और दकियानूसी विचारों पर कुठाराघात यहाँ पर किया गया है और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। दिखावे की प्रवृत्ति का विरोध किया गया है। चरित्रहीन व्यक्ति का समाज में बहिष्कार किया गया है और स्पष्टवादिता का पक्षधर, स्त्री को अधिकारों के प्रति जागरूक करना और शादी को बिजनेस न मानकर दहेज प्रथा का विरोध करना, ये कुछ चीजें यहाँ पर शिक्षण बिंदु यानी कि इस पूरी कहानी के, इस पूरी एकांकी के यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस पूरी एकांकी को, जो कि हम बिल्कुल आपके ही पाठ्य पुस्तिका से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें काफी सारे डायलॉग्स हैं और काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। और देखिए मैंने पाठ से संबंधित जो यहाँ पर जरूरी बातें हैं वो आपके साथ शेयर कर दी है कि क्या क्या शिक्षण बिंदु है, क्या जरूरी बातें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, ये बिल्कुल एक तरह से ये एक एकांकी है, एक नाटक है और इसमें कुछ पात्र हैं और ये अब पहला दृश्य जो है वो स्टार्ट हो रहा है। दृश्य है, मामूली तरह से एक सजा हुआ कमरा है। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। अंदर के दरवाजे से जो आ रहे हैं उनकी केवल अभी पीठ नजर आ रही है और वो एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति लग रहे हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। जब आप कोई सामान उठाकर दो लोग मिलकर चलते हैं तो एक बिल्कुल ऐसे पीछे होकर चलता है, एक सामने से इस तरह से आता है। तो बिल्कुल यही चल रहा है। वो महाशय जो है वो अंदर से एक तख्त उठाकर ला रहे हैं पीछे को, और सामने से दूसरी तरफ से उनका नौकर पकड़े हुए आ रहा है। बाबू, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर उधर, बस बस। नौकर, बिछा दूं साहब? तो उनका जो नौकर है, यहाँ पर जो बाबूजी होते हैं वो कहते हैं कि इस तरह धीरे धीरे चल और तख्त को इस तरफ को मोड़ दे। तो वो पूछता है, बिछा दूं साहब? बाबू जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब? और यह पसीना किस लिए बहाया है? यानी कि उन्होंने कहा कि ये पसीना हमने किस लिए बहाया है, ये मेहनत हमने क्यों की है इसको यहाँ लाने की, इसे बिछाने के लिए ही तो यहाँ लाया गया है। तो यहाँ पर नौकर अब तख्त बिछाता है और साथ ही करके हंस देता है। बाबू, हंसता क्यों है बे? हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था लोटों की तरह,
यह तख्त क्या चीज है, उसे सीधा कर, यों। हाँ बस, और सुन, बहू जी से दरी मांगला इसके ऊपर बिछाने के लिए। अब देखिए फिर क्या करता है, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर जो दो चार हाथ लगाते हैं, सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है, यानी कि जो बाबूजी हैं उनकी पत्नी का प्रवेश होता है। घर को ठीक ठाक किया जा रहा है। ये दृश्य है कि लगता है घर पर कोई मेहमान आने वाला है। तो जब घर पर कोई मेहमान आने वाला होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले घर की सफाई करते हैं, फिर जो चीजें फैली होती हैं इधर उधर वो ठीक करते हैं। अगर कहीं पर बैठने का इंतजाम नहीं है तो वहां पर बैठने का इंतजाम करते हैं। तो वही चीजें इस दृश्य में चल रही है। अब यहाँ पर घर की मालकिन, यानी कि जो इस घर की मालकिन है, बाबूजी की जो पत्नी है, वो यहाँ पर आ रही है। छोटा कद है, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त है। जैसे उनका चेहरा लग रहा है उस समय दृश्य में, और जैसी उनकी आवाज हो रही है उससे लगता है कि वो काफी व्यस्त है। और उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है खाली हाथ। अब देखिए फिर दूसरा दृश्य है कि मालकिन आ रही है और उसके पीछे पीछे नौकर आ रहा है भीगी बिल्ली बनके खाली हाथ, यानी कि बिल्कुल डरा सहमा सा। और बाबू साहब, जिनका नाम है राम स्वरूप, बाबू साहब जो है उनका नाम है राम स्वरूप, अब दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा, यानी कि उस घर की जो मालकिन है, अपने पति से कहती है, मैं कहती हूँ कि इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। तो यानी कि वो कुछ काम कर रही है और वो बाबू साहब को धोती देने के लिए आई हुई है। राम स्वरूप, धोती? प्रेमा जी कहती हैं, हाँ अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। राम स्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? तो उन्होंने कहा कि यही तो कह रहा था रतन, यही तो कह रहा था रतन। अब ये रतन कौन है? रतन है उनका नौकर। जो उनका नौकर है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट यहाँ पर कर देता है कि उनकी पत्नी जो है रामस्वरूप जी की, वो किचन में रसोई में बहुत ज्यादा बिजी है, खाना बना रही है, काम कर रही है या घर के बाकी काम कर रही है, और इतने में उनका नौकर आकर उन्हें कुछ कहता है और वो रामस्वरूप जी के लिए धोती ढूंढने लगती है। लेकिन वो कहते हैं कि तुमसे धोती मांगी किसने? तो जो प्रेमा जी है वो कहती है, क्यों, यही तो कह रहा था रतन। तो प्रेमा जी कहती है, राम स्वरूप जी कहते हैं, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था कि धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। तो इस तरह से उन्होंने कहा था कि धोबी के यहाँ से जो चादर आई है उसको ले आ ताकि इसके ऊपर बिछा दें। तो उसने बोला कि धोती दे दो। तो वो जाकर वहां पर पूरा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है उनका नौकर। अब प्रेमा जी, अच्छा जब पूजा वाली कोठरी में, अच्छा जब पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। तो वो कहते हैं कि वो कहती है कि जो पूजा वाली कोठरी है, पूजा वाला कमरा है, वहां पर धुले हुए कपड़े रखे हैं, तो उनमें से एक अच्छा सा बेडशीट लेकर आ जा, चद्दर लेकर आ जा। और अब रतन यानी कि नौकर पूछता है, और दरी? तो प्रेमा कहती है, जो प्रेमा जी है वो कहती है, दरी तो यही रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। राम स्वरूप जी दरी को उठाते हैं और बीवी जी के कमरे से हारमोनियम उठा ला और सितार भी जल्दी जा। तो वो कहते हैं कि अब तू बीवी जी के कमरे में जा, यानी कि जो उनकी बेटी है उनके कमरे में जा और वहां से हारमोनियम और सितार भी उठाकर ले आ। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाने लगते हैं और राम स्वरूप जी और उनकी पत्नी प्रेमा जी दोनों ही दरी पर जो तख्त जो है उस पर दरी और चद्दर बिछाने लगते हैं। तो प्रेमा जी कहती है, लेकिन तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए खड़ी है। तो वो कहते हैं कि अब देखिए मेहनत बेकार जाए
तो मुझे दोष मत देना, यानी कि जो इतनी सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि वो मुंह फुलाए बैठी है, यानी कि वो बिल्कुल भी इस तरह के काम नहीं करना चाहती। लड़के वाले, उसे देखने वाले आ रहे हैं। तो अब प्रेमा जी कह रही है, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई, तुम ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, बहुत हुआ, अब बहुत हुआ स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं कि तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई की होगी। यानी कि वो कहती है कि हमारे ये जो पढ़ाई लिखाई है वो मेरी समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारे टाइम में सिर्फ और सिर्फ अगर गिनती आ जाती है या थोड़ा सा अ आ ई आ जाती है तो काम हो जाता है, काम चल जाता है। और ज्यादा से ज्यादा कि जिसको अगर पढ़ना ही है तो स्त्री सुबोधनी पढ़ लो, उसमें काफी सारी चीजें लिखी होती है जीवन को जीने के बारे में। तो इस तरह से वो कहती है कि ऐसी बातें कि क्या तुम्हारे ये सारी बातें तुम्हें बीए एमए करके भी नहीं समझ में आएंगी। और कहती है और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं, यानी कि आजकल के तो बच्चों के लक्षण ही अनोखे हैं कि वो कैसे पढ़ लिख रहे हैं और फिर क्या क्या कर रहे हैं। इस तरह से राम स्वरूप का ग्रामोफोन बाजा, वो कहती है राम स्वरूप ग्रामोफोन बाजा होता है ना प्रेमा, क्यों? राम स्वरूप दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ रिकॉर्ड जो एक बार चढ़ जाए तो रुकने का नाम नहीं। अब देखिए जो उनकी पत्नी है यानी कि प्रेमा जी है, वो कहते हैं कि हटो भी, तुम्हें हर वक्त ठिठोली सूझती रहती है। यानी कि वो कहते हैं, वो ग्रामोफोन की बात करते हैं, वो कहते हैं कि एक आदमी का बनाया हुआ ग्रामोफोन है जो जब चाहे तब रोक लो। यानी कि जो कॉल आती है, आदमी सामने से बात कर रहा होता है तो हमारी मर्जी है कि हम जब उसे काट लें, कॉल काट दें। लेकिन एक है परमात्मा का बनाया हुआ, यानी कि वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि एक बार शुरू हो गई तो बिल्कुल फिर चुप नहीं होती, बिल्कुल फिर बंद नहीं होती। तो उनकी पत्नी यानी कि प्रेमा जी कहती हैं कि हटो भी, हर वक्त तुम्हें ठिठोली सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते, अब देर ही कितनी रह गई है उन लोगों के आने में। तो वो कह रही है कि तुम इतनी बातें यहाँ बना रहे हो, इससे अच्छा अपनी बेटी को समझाओ, जाकर अपनी बेटी को कुछ बताओ। तो वो कहते हैं राम स्वरूप जी कि तो क्या हुआ, यानी कि अब क्या हो गया, तो क्या हुआ प्रेमा, तुम ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टिम टाम के भला कौन पूछता है। यानी कि एक तरह से जो सौंदर्य प्रसाधन है उनके बारे में कहा है कि लड़की चाहे कितनी भी सुंदर हो, अगर वो इस तरह के सौंदर्य प्रसाधनों का यूज नहीं करती है तो उसको बिल्कुल ही बेकार समझा जाता है। तो इस तरह से उसकी उनकी माँ कहती है, इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई, भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। यानी कि वो कहती है कि मैंने तुम्हारी बेटी को समझाने की कोशिश की, तुमने कहा था कि उसे थोड़ा सा अच्छा बनाकर नीचे लेकर आना, क्योंकि उसको देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, तो उसे अच्छा बनाकर नीचे लाना। और मैंने काफी पाउडर क्रीम उसके सामने रख दिए, लेकिन वो बिल्कुल भी इन चीजों का यूज नहीं करना चाहती है, इन चीजों का उपयोग नहीं करना चाहती है। राम स्वरूप जी फिर क्योंकि देखिए यहाँ पर एक चीज अभी तक हमें पता चल रही है कि माँ बाप के लिए उनके बच्चों की शादी, खास तौर पर उनकी बेटी की शादी का कितना ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर होता है कि वो किसी तरह से चाहते हैं कि उनकी लड़की को अच्छा परिवार मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, अच्छे लोग मिल जाए और अच्छी तरीके से उनकी बेटी विदा हो जाए घर से, बाकी उन्हें क्या चाहिए। तो देखिए राम स्वरूप जी अब कहते हैं, न जाने कैसा दिमाग है इसका, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो
पाउडर का कारोबार चलता है। यानी कि वो कहते हैं अपनी बेटी के लिए कि पता नहीं इसका ही दिमाग कैसा है, वरना आजकल की जो जितने भी कॉस्मेटिक्स आइटम है, जितनी भी ये कंपनियां चल रही है कॉस्मेटिक आइटम्स की, वो लड़कियों की वजह से ही चल रही है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इन्हें खरीदती हैं, परचेज करती हैं। तो आगे यहाँ पर अब राम स्वरूप जी बात को काटते हैं और कहते हैं, चुप चुप दरवाजे की ओर झांकते हैं, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बात बता दी थी कि उन लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम लोग तो अभी से सब कुछ उगल देते हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। अब वो अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि धीरे बोलो, क्योंकि उन लोगों के सामने आपने हर चीज तमीज से पेश करनी है, हर चीज तरीके से आपने पेश करनी है। और अगर तुम तो अभी से सारा ढिंडोरा पीट रहे हो तो उनके आने पर क्या करोगे, इसलिए चुप रहो। प्रेमा जी यानी कि उनकी पत्नी है जो, वो कहती है, अच्छा बाबा मैं नहीं बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे मेरा काम तो बता दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी तुम वैसा करना, बस मुझे मेरा काम बता दो कि मुझे क्या करना है। राम स्वरूप जी, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर वैसे कौन सी बुरी है, पान लेकर उसे भेज देना, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना, आ गया रतन, इधर ला, बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल और पकड़ तो जरा उधर से। अब वो दोनों कहते हैं कि बातें कर रहे हैं कि नाश्ता तैयार है, क्योंकि लड़के वाले आने वाले हैं। अब तुम अपनी बेटी को किसी भी तरह से अच्छे से मना कर ले आना, पाउडर वाउडर नहीं भी लगाएगी तो कौन सा हमारी बेटी इतनी बुरी है देखने में, उसको ले आना। और इतने में रतन आ जाता है और उससे कहते हैं कि ये बाजा नीचे रख दे और चादर बिछाने में मेरी मदद कर दे। अब प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दी है, फल रखे ही है, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं। अब फिर से उन्हें याद आ जाती है। देखिए घर पर अगर कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले होते हैं तो अक्सर क्या होता है कि कई बार हमारी जो जरूरी चीजें होती है वही छूट जाती है और लास्ट मोमेंट तक हम उन चीजों को इंतजाम करने में, उन चीजों को इकट्ठा करने में जुटे होते हैं। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। उन्होंने कहा टोस्ट भी रेडी है, हर चीज सब कुछ तैयार है, बस एक मक्खन घर पर नहीं है। अब राम स्वरूप जी फिर गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं क्या कहा, मक्खन नहीं आया, तुम्हें भी किस वक्त याद आई है, जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान कितनी दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात ही नहीं सूझती। अब बताओ रतन मक्खन लाए कि यहाँ पर काम करे। दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, 100 नखरों के मारे। तो वो कहते हैं कि अब देखो देखो मैंने दफ्तर के चपरासी को भी बुलाया था कि थोड़ा हेल्प मेरी कर देना, पर वो भी 100 नखरों के मारे अभी तक आया नहीं है। और रतन जो है वो घर में काम में हेल्प करेगा या मक्खन लेने जाएगा, क्योंकि मक्खन की दुकान बहुत दूर है। तो प्रेमा जी कहती है, यहाँ का काम कौन सा ज्यादा है, यानी कि यहाँ आप क्या काम है, कमरा तो ठीक ठाक हो ही चुका है, सितार और बाजा भी आ गया है, नाश्ता भी यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे पर सजा कर रख दिया गया है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज तुम खुद ले आना, और इतनी देर में तो रतन मक्खन ले ही आएगा। आदमी दो ही तो है। तो उन्होंने कहा सारी बिल्कुल इंतजामात वहां पर हो रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत सारा काम नहीं है, क्योंकि सारा रूम ठीक ठाक कर दिया गया है, बाजा सितार वगैरह सब कुछ मंगा लिया है, नाश्ता बनाकर बराबर वाले कमरे में ट्रे पर सजा दिया गया है, और पूरे इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि किस समय पर आना है, कौन सी चीज उठाकर लेकर जानी है और कौन सी चीज वो खुद से पकड़ाएंगी। तो इस तरह से सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं और ज्यादा लोग भी नहीं आने वाले हैं लड़की देखने के लिए, केवल 2 लोग आने वाले हैं। तो इस तरह से वो कह रही हैं कि इतनी देर में तो जो रतन है वो ले ही आएगा। अब वो कहती है कि मुझे जो यहाँ पर
राम स्वरूप जी हैं वो कहते हैं कि मुझे कुछ यहाँ पर बातें चली हैं और फिर वो कहते हैं इनके दकियानूसी ख्यालों पर मुझे गुस्सा आता है। खुद पढ़े लिखे वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि जो ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। अब वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं लड़के वालों के विषय में। वो कहते हैं कि इनके ख्याल, इनकी जो बातें हैं, इनकी जो सोच है, उस पर भी मुझे समझ नहीं आता है कि कैसे ये खुद तो पढ़े लिखे हैं, अपने आप भी वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं और लड़की चाहते हैं जो पढ़ी लिखी ज्यादा ना हो। अब प्रेमा यानी कि जो प्रेमा उनकी पत्नी है वो कहती है और लड़का, तो राम स्वरूप जी कहते हैं बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। यानी कि बाप अगर वकील है तो लड़का भी कुछ कम नहीं है। बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसा कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। तो अब उनके पिताजी राम स्वरूप जी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो बेटा है, लड़का जो है वो, बाप उसका शेर है तो लड़का सवा शेर है, यानी कि और भी ज्यादा बीएससी किया हुआ है, उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी के से लखनऊ मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। और वो कहते हैं कि जो शादी का सवाल दूसरा होता है और तालीम का दूसरा, यानी कि पढ़ाई लिखाई की बात अलग है और शादी की अलग। तो उसके पिताजी राम स्वरूप जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि क्या करूं मजबूरी है, यानी कि हम लड़की वाले हैं, हम ज्यादा बोल नहीं सकते, हम इस तरह से किसी से जबान नहीं लड़ा सकते। तो अगर हमारी मजबूरी ना होती तो हम इन दोनों को, इनके बापों को ऐसा कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। तो अब तक जो रतन दरवाजे पर चुपचाप खड़ा था, जल्दी जल्दी बाबूजी बाबूजी। राम स्वरूप, क्या है? रतन, कोई आते हैं। राम स्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वे आ गए। देखिए जैसे कभी भी इस तरह से होता है तो सब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लोगों को रहती है कि किस तरह से ये मीटिंग होगी, किस तरह से उनकी बेटी को यहाँ पर लोग स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। तो बहुत सारी चीजें, और खास तौर पे माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा दिन होता है। तो बिल्कुल वही चीजें अभी यहाँ पर हो रही है। राम स्वरूप जी ने जैसे ही अपना सर बाहर निकाला और उन्होंने देखा कि वे लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा, नौकर पर नजर पड़ते ही उन्होंने कहा, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अब उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा, क्योंकि अब बाहर से मेहमान आ रहे हैं, बाहर के दरवाजे से। तो उन्होंने कहा कि अरे तू बेवकूफ है, तू अभी तक यहीं पर खड़ा है, तू मक्खन लेने नहीं गया? सब चौपट करके रख दिया तूने, अब पीछे के दरवाजे से निकल जा। तो कहते हैं, और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। क्योंकि पहले के समय में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हुआ करती थी कि जो भी, अगर आपको गाना गाना आता है, अगर आपको खाना बनाना आता है, तो आप अपनी जो अपने हाथों से बनाई हुई कुछ डिशेज वहां पे पेश करेंगी, कुछ रखेंगी। तो इस तरह से यही चीजें यहाँ पर उनके पिताजी ने कहा कि उमा को समझा देना कि उनके सामने कुछ गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे पर अटक जाती है। उमा, उफ, यह बाजा वह नीचे ही रख गया कमबख्त। राम स्वरूप, तुम जाओ, मैं रख देता हूं जल्दी। प्रेमा जाती है, बाबू राम स्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ पर दस्तक होती है, दरवाजे पर दस्तक होती है। राम स्वरूप, है, आइए आइए, है, यानी कि हंसते हुए उनका स्वागत करते हैं। और यहाँ पर उन्हें दिख रहा है कि ये जो लोग आए हैं ये अनुभवी और फितरती महाशय है, और उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है। आवाज पतली है और खिसियाहट भरी है, झुकी कमर इनकी खासियत है। यानी कि जो लड़का है वो थोड़ा सा अजीब सा है, थोड़ा सा एक तरह से उसकी जो आवाज है वो पतली है और थोड़ा सा खिसियाहट भरी हुई है, और
इनकी जो झुकी हुई कमर है, कमर उसकी थोड़ा सा झुकी हुई है और ऐसी ये इसकी खासियत है। राम स्वरूप अपने दोनों हाथों को मलते हुए, हाँ हाँ इधर तशरीफ लाइए, यानी कि वो उन्हें बिठाने के लिए उनका वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। बापू गोपाल प्रसाद, बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बैत गिर पड़ता है। जैसे ही वो बैठते हैं वो जो बैत होता है, रस्सी, वो डंडा होता है, वो गिर जाता है। राम स्वरूप जी, यह बेत लाइए मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं। हाँ हाँ हाँ, मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? फिर से मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आपको हमारा घर ढूंढने में कोई तकलीफ या कोई दिक्कत तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खंखार कर, यानी कि अपना गला साफ करते हुए कहते हैं, नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं? तो वो कहते हैं कि तांगे वाला जानता था, तो हमें तो रास्ता मिलना ही था, क्योंकि हमें तो यहीं आना था। राम स्वरूप, हाँ हाँ, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। तो वो कहते हैं कि आपकी बहुत मेहरबानी है कि आप हमारे घर पधारे हैं, मैंने आपको तकलीफ दी है। तो राम गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूं कहिए मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। तो यानी कि वो कहते हैं कि जैसा आपका काम है, यानी कि आप लड़की की शादी के लिए परेशान हैं, तो मैं लड़के की शादी के लिए परेशान हूँ। तो जैसा मेरा काम है वैसा आपका काम है। अगर परेशानी की बात कहिए तो मैंने आपको परेशान कर दिया, क्योंकि मैं आपके घर आया हूँ। तो इस तरह से राम स्वरूप जी, हाँ हाँ हाँ, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, यानी कि आप तो मुझे एक तरह से शर्मिंदा कर रहे हैं। हम तो आपके सेवक ही हैं। हाँ हाँ हाँ, थोड़ी देर बाद लड़की लड़के की ओर मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? तो अब राम स्वरूप जी फिर यहाँ पर जो शंकर है, यानी कि लड़का है जिसकी शादी है, उससे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कितने दिनों की छुट्टियों के लिए आप आए हो? तो शंकर कह रहा है, जी कॉलेज की छुट्टियां तो नहीं है, वीकेंड में चला आया था। अब राम स्वरूप जी, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर ही रहा होगा। शंकर जी, यही कोई 2 साल। राम स्वरूप जी, 2 साल? शंकर, हाँ हाँ जी, एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ, यानी कि एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ। उसको यकीन नहीं है कि वो अपनी पढ़ाई को समय पर पूरा कर पाएगा, अपने पढ़ाई को समय पर आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ पर फिर से राम स्वरूप जी उन्हें कचौड़ियां पेश करते हुए कहते हैं कि एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते थे तो फिर वैसी की वैसी भूख। अब राम स्वरूप जी कहते हैं, कचौड़ियां भी तो उस जमाने की पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद जी, जनाब, यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सारी बालाई आती थी, और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में, तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना कोई टेनिस जानता था, ना कोई बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे, मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमजोर है। तो इस तरह से यहाँ पर जो शंकर है और राम स्वरूप है वो खीसे निपोड़ते हैं, यानी कि एक तरह से अपनी आंखों को एक तरह से वो आपस से देखते हैं सामने सामने। तो यानी कि यहाँ पर अब उनकी जो आपस की बातें हैं, जरूरी बातें, वो चल रही है, इस तरह की हालचाल पूछा जा रहा है, चाय पानी हो रहा है। तो अब राम स्वरूप जी कहते हैं, जी हाँ जी हाँ, उस जमाने की तो बात ही दूसरी थी। हाँ हाँ। अब जो गोपाल प्रसाद जी हैं, जो लड़के के पिता हैं, वो जोशीली आवाज में कहते हैं, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे तो 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब,
मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने की मैट्रिक भी अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की, कि आज के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। तो कहते कि उस जमाने की जो पढ़ाई होती थी वो बहुत ज्यादा एक तरह से टफ होती थी। जो आजकल के बीए एमए पढ़े हुए बच्चे हैं वो भी उतनी फर्राटेदार अंग्रेजी नहीं लिख सकते। राम स्वरूप जी, जी हाँ, यह तो है ही। गोपाल प्रसाद जी, माफ कीजिएगा बाबू राम स्वरूप, उस जमाने की बात जब याद आती है तो अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। यानी कि वो आपस में बात कर रहे हैं और यानी कि वो बार बार इस तरह से बातें कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि माफ कीजिएगा, हम तो इन्हीं बातों में रह गए। जब अपने जमाने की बात याद आती है, जब अपनी टाइम की बात याद आती है, तो हम वहीं पर जब्त हो जाते हैं, यानी कि हम वहीं पर सोचने लगते हैं, उन्हीं बातों में हम गुम हो जाते हैं। तो इस तरह से राम स्वरूप जी कह रहे हैं। हाँ 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 जी, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। हाँ हाँ, और शंकर भी ही करता है, यानी कि तीनों हंस पड़ते हैं। और अब गोपाल प्रसाद जी एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, यानी कि अब देखिए अभी तक जो चीजें हो रही थी वो सारी एक तरह से इनफॉर्मल हो रही थी, एक तरह से जान पहचान चल रही थी, बातचीत चल रही थी। अब जो गोपाल प्रसाद जी है वो बिल्कुल अपनी टोन को चेंज कर देते हैं, अपने आवाज को बदल देते हैं और कहते हैं, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। तो अब देखिए इस तरह की बात सुनते ही जो राम स्वरूप जी है वो कहते हैं कि यानी कि एक तरह से अब जो उनको बिल्कुल आश्चर्य होता है कि ये कैसी बात यहाँ पर की जा रही है कि बिजनेस की बात की जाए। तो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं। हाँ हाँ, तकल्लुफ किस बात का, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। हाँ हाँ, माफ कीजिएगा जरा अभी हाजिर हुआ। अब थोड़ी देर बाद जो वो राम स्वरूप जी हैं वो अंदर जाते हैं और अपने घर पर बातचीत करते हैं अंदर। और गोपाल प्रसाद जी अभी दबी हुई आवाज में अपने बेटे से बात कर रहे हैं, यानी कि जो राम स्वरूप जी हैं जिनका घर है वो अंदर चले गए हैं, तो दोनों बाप बेटे बैठकर वहां पर बातचीत कर रहे हैं। वो कहते हैं, आदमी तो भला है, मकान वकान भी, हैसियत भी बुरी मालूम नहीं होती है, और पता चले कि लड़की कैसी है। यानी कि अब घर भी देख लिया, लड़की के पिता को देख लिया कि सीधा साधा इंसान है, घर भी हैसियत से इतना बुरा नहीं लग रहा है। तो अब बस लड़की को देखना बाकी है कि लड़की कैसी है। शंकर कुछ खंगार कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ। शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो, तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं, शंकर की बैकबोन। और इतने में ही राम स्वरूप जी आते हैं और हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। तो यानी कि वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि उनके पिताजी कहते हैं गोपाल प्रसाद जी कि तुम क्यों अपनी कमर झुका कर बैठे हो, तुम यहाँ पर लड़की देखने आए हो, अपनी कमर सीधी करके बैठो। और तुम्हारे दोस्त सही कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। और वो वहीं पर जाकर रुक जाते हैं, क्योंकि तब तक राम स्वरूप जी चाय की ट्रे लेकर अंदर प्रवेश करते हैं। और आगे की जो हमारी डायलॉग्स हैं आगे के वो स्टार्ट होते हैं। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, आखिर आप माने नहीं, क्योंकि वो एक फॉर्मेलिटी यहाँ पर कर रहे हैं, तो वो कहते हैं आखिर आप यहाँ पर माने नहीं। राम स्वरूप जी चाय प्याले में डालते हुए, हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और जरा चीनी ज्यादा डालिएगा, मुझे तो भाई नया फैशन पसंद नहीं है। एक तो वैसी चाय में पानी काफी होता है, और फिर चीनी भी नाप के डाली जाए तो इसका जायका ही क्या रहा। वो अपने आप को बहुत सिंपल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पंडित गोपाल
गोपाल प्रसाद जी जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा सरल, सीधा और सिंपल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, राम स्वरूप जी के व्यवहार में ढलने की कोशिश कर रहे हैं। और राम स्वरूप जी हाँ हाँ कहते तो आप सही हैं, यानी कि उन्होंने यहाँ पर जब उन्होंने उनकी हैसियत के हिसाब से उन्हें चाय देनी चाहिए, उन्हें चाय ऑफर करनी चाहिए कि ये तो पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, लेकिन जब वो इस तरह से बातें कर रहे हैं तो उन्हें लगा कि ये बहुत ज्यादा साधारण व्यक्ति है। तो अब देखिए चाय पीते हुए, अब देखिए गोपाल प्रसाद जी कहते हैं सरकार जो चाहे कर ले, मगर आमदनी करनी हो तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। तो राम स्वरूप जी कहते हैं चाय, शंकर को चाय का प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद जी कहते हैं खूबसूरती पर टैक्स, यानी कि उन्होंने कहा कि सरकार को अगर टैक्स लगाना चाहिए तो केवल और केवल खूबसूरती पर टैक्स लगाना चाहिए। अब राम स्वरूप और शंकर दोनों ही हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं है साहब। अब गोपाल प्रसाद जी अपनी बात को एक्सप्लेन करते हैं, अपनी बात को समझाते हुए कहते हैं कि मजाक नहीं है साहब, यह टैक्स ऐसा है कि जनाब देने वाला भी चू न करेंगे। बस शर्त यही है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ेगी। राम स्वरूप जोर जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई आजकल तो खूबसूरती का सवाल ही बेढब हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता ही नहीं था। तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हुए, गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हैं और कहते हैं कभी नहीं साहब, कभी नहीं। अब राम स्वरूप जी शंकर की ओर मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? तो शंकर कहता है कि किस मामले में? जो शंकर है उसी की शादी की जो बातचीत यहाँ पर हो रही है। तो राम स्वरूप जी कहते हैं कि यही की शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। अब यहाँ पर बातचीत हो रही है कि अगर शादी होती है तो उसमें खूबसूरती का कितना हिस्सा होना चाहिए। इंसान को केवल और केवल खूबसूरत होना चाहिए या उसको मन से खूबसूरत होना चाहिए, इस पे आपकी क्या राय है? वो आपस में बातें कर रहे हैं। तो जो गोपाल प्रसाद है वो बीच में ही बोल पड़ते हैं, यानी कि शंकर के जो पिताजी हैं वो बीच में ही बोल पड़ते हैं, यह बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायती जरूरी है। यानी कि उन्होंने कहा है कि शादी के मामले में या फिर लड़की का जो खूबसूरत होना है वो निहायती जरूरी है, और कैसे भी हो, चाहे पाउडर लगाए चाहे वैसे ही, बात यह है कि हम आप मान भी जाएं मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। यानी कि अगर मैं मान भी जाऊं कि लड़की कैसी भी है, मैं अगर स्वीकार भी कर लूं तो घर की जो बाकी औरतें हैं वो स्वीकार नहीं करती है। उनको सुंदर बहू चाहिए, उनको सुंदर देवरानी चाहिए, उनको सुंदर जेठानी चाहिए, यानी कि खूबसूरती तो निहायती जरूरी है। तो इस तरह से वो बीच में टोकते हुए कहते हैं। तो वो कहते हैं आपकी लड़की तो ठीक है ना? वो पूछते हैं कि आपकी लड़की तो ठीक है ना, यानी कि आपकी लड़की तो सुंदर है ना देखने में। तो इस तरह से वो कहते हैं राम स्वरूप जी, यह हाँ हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। हाँ हाँ। अब देखिए राम स्वरूप जी, और जायचा यानी कि जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। राम स्वरूप जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। तो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर रुककर, लेकिन हाँ, जो यह मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना। तो अब वो कहते हैं सबसे पहले जन्म पत्री की बात करते हैं कि जन्म पत्री तो मिली हुई है ना।
तो यहाँ पर राम स्वरूप जी कहते हैं कि जन्मपत्री तो मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसे अगर ठाकुर जी के चरणों में रखो तो मिली हुई समझो। तो अब देखिए कहानी में जो टर्निंग पॉइंट आता है वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है कि वो कहते हैं गोपाल प्रसाद जी कि आपने ठीक कहा, पर मेरे कानों में जो भनक पड़ी है वो तो गलत है ना, वो गलत ही है ना वो बात। तो वो कहते हैं कौन सी बात, क्या बात पड़ी है आपके कानों में। क्योंकि देखिए ये चीजें अक्सर होती है कि जब लड़का लड़की देखने से पहले या देखने के बाद परिवार की जांच पड़ताल करने के लिए लोग एक दूसरे से पूछताछ करते हैं। तो देखिए वो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि गोपाल प्रसाद जी, हाँ यही कि पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मेम साहब तो हमने रखना नहीं है उसे, कौन भुगतेगा उसके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास चाहिए, क्यों शंकर। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर जो है सीधे सीधे सवाल राम स्वरूप जी से किया है कि आपकी लड़की कम पढ़ी लिखी तो है ना, क्योंकि उनके स्वयं वकील होते हुए भी, लड़का पढ़ा लिखा होते हुए भी वो चाहते हैं कि उनके घर की बहू ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। तो इस तरह से यहाँ पर हमने अपनी आधी एकांकी को पढ़ लिया है, यानी कि आधा जो प्ले है वो हमने देख लिया है। अभी तक काफी कुछ चीजें हमें समझ में आ गई है, लेकिन आगे इस कहानी में बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आता है, जिस कारण इस चैप्टर का नाम रीढ़ की हड्डी रखा हुआ है। तो देखिए जितना भी आज हमने पढ़ा है इसको घर पर रिवाइज कीजिए, बाकी के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।